हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आईसीएससी क्लास 10 ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा मुश्किल टॉपिक टोपोग्राफिकल मैप। ये वो टॉपिक है जिससे हर साल कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको मैप अच्छा से समझ में आ गया तो आपको समझ लीजिए इसमें मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम देख यहाँ पे डरना नहीं है, एकदम मैप को अच्छे से हम लोग समझेंगे। धीरे धीरे जीरो से पूरा हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। पहला देखते हैं क्या है। डरना नहीं, एकदम बहुत ही इजी टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले ही हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज टोपोसिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज टोपोसिट। तो टोपोसिट क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a toposit is a highly detailed symbolic pictures of a small physical area drawn on a large scale. It shows both natural features like rivers, hills and cultural features like roads and temples. तो मैंने बोलना क्या चाह रहा है कि टोपोसिट एक ऐसा नक्शा है जो बहुत छोटे एरिया को बहुत डिटेल में दिखाता है। मतलब इसमें आपको नदी, पहाड़, सड़क, मंदिर, कुआं सब कुछ दिखता है। इसे कौन बनाता है, देखिए क्रिएटर्स क्या है, इसे कौन बनाता है, सर्वे ऑफ इंडिया। नाम याद रखना, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया जो कि ये भारत का सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। ठीक है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट है जो 1767 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा देहरादून में। ठीक है, तो हम लोग समझे क्या कि टोपोसीट एक छोटा एरिया को डिटेल मैप होता है। अगर आपको एग्जैक्ट रास्ता, नदियां और पेड़ देखने हैं तो ये मैप बेस्ट होता है। कौन सा मैप, टोपोसीट। ठीक है, तो छोटे छोटे इलाकों को एक्सरे जैसे समझ लीजिए कि टोपोसीट एक छोटे से इलाके का एक्सरे है, समझ लीजिए। अगर आपको किसी गांव का स्कूल, कुआं या पहाड़ देखना है तो यही मैप काम आता है। ठीक है, देखते टाइम उस टाइम मैप देखने में। तो ये था टोपोसीट। तो समझ में आ गया, छोटे छोटे एरियाज को देखने के लिए टोपोसीट हम लोग को यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि टोपोसीट क्या है। नेक्स्ट टाइम हम लोग चलते हैं। अब आते हैं मैप की भाषा पर जिसका नाम है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो मैप पर दो तरह की लाइनें होती है। मैप पे दो तरह की लाइनें होती है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। एक होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक खड़ी लाइन है जिसको बोलते हैं और एक तो लेटी हुई लाइन है। हॉरिजॉन्टल में लेटा हुआ जो लाइन होता है वो। तो जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिंग। याद रखना, वर्टिकल लाइंस जो होता है वो होता है स्टिंग, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है उसको बोलते हैं नॉर्थिंग्स। ठीक है, तो देखिए आपको लगेगा कि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपने मैंने इसको वर्टिकल लाइंस क्यों बोला। बट देखिए यहाँ पे जैसे जैसे क्यों बोलते हैं, देखिए ये कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। जैसे ये वर्टिकल्स लाइंस लिखा, वर्टिकल्स मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, ऐसे सीधा सीधा लाइन को वर्टिकल लाइन। लेकिन देखिए यहाँ पर ही ये जो मैंने स्क्वायर बॉक्स सब बनाया है ना, ये सब स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स खड़ी खड़ी लाइनें, इसको ही वर्टिकल्स लाइन बोल रहा है। जैसे जैसे देखिए हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जो वर्टिकल्स लाइंस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि वर्टिकल लाइंस दैट इंक्रीजेज इन वैल्यू एज यू मूव ईस्टवर्ड। जैसे जैसे मैं आगे ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए इसको बोला है वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइंस मेरा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको बोला है वर्टिकल लाइंस। और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ ऊपर की ओर तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन सब है ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये बढ़ता जा रहा है। तो वही बोला इंक्रीजेज इन द वैल्यू एज यू मूव नॉर्थवर्ड। तो जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जा रहा तो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैंने इसको बोला है हॉरिजॉन्टल लाइंस और इसको बोला वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो सबसे गोल्डन रूल क्या है इसमें, तो मैंने यहाँ पे एक गोल्डन रूल बताया जिसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो गोल्डन रूल यही है कि ईस्टिंग आर ऑलवेज क्वार्टेड फर्स्ट, नॉर्थिंग सेकेंड। सबसे पहले आता है ईस्टिंग, हमेशा पहले ईस्टिंग को लिखना है फिर नॉर्थिंग को लिखना है मैप लिखते टाइम। ठीक है, तो लोकेशन लिखते टाइम तो सबसे पहले ईस्टिंग फिर देन नॉर्थिंग। जैसे कि मैंने याद करने का तरीका बता, वॉक बिफोर यू फ्लाई, मैंने सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस की तरफ चलना है फिर उड़ना है ऊपर। उड़ना है मतलब ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ चलना है। ईस्टिंग माने पूरब की तरफ, नॉर्थिंग माने उत्तर की तरफ। तो ये हमेशा गोल्डन रूल है। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि ई पहले आता है अल्फाबेट में तो ईस्टिंग पहले, नॉर्थ आता है ई के बाद इसलिए नॉर्थ बाद में। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। नॉर्दर्न होता है वाई एक्सिस की तरफ, ये होता है एक्स एक्सिस की तरफ। तो ईस्टिंग हमेशा पहले लिखते हैं
नॉर्दिंग उसके बाद, यही मैप का सबसे बड़ा रूल है, यही आपको याद रखना है अच्छे से, इसमें गलती नहीं करना है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा गोल्डन रूल और ग्रिड सिस्टम, जो कि दो ग्रिड सिस्टम का दो, एक हो गया स्टिंग और एक नॉर्दिंग। तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो फाइंडिंग 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, अब ये क्या है? तो देखिए 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या है? लोकेटिंग ए लार्ज एरिया, कोई भी एक बड़ा एरिया को हम लोग अगर लोकेट करते हैं तो उसका नियम कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। तो ये देखिए ये हमेशा याद है कि ये हमेशा बड़ा एरिया जैसे झील हो गया, पहाड़ हो गया, गांव को लोकेट करने के लिए किया जाता है, बड़ा बड़ा एरिया, ठीक ना, झील का, पहाड़, गांव, इस टाइप का जगह को। तो हम लोग स्टेप्स देखते हैं क्या करना है। पहला स्टेप्स में देखिए लोकेट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर टारगेट, मतलब अपने टारगेट स्क्वायर, जैसे यहाँ पे मैंने बगल में पिक्चर बना स्क्वायर, इसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कौन सा, बॉटम नीचे की तरफ सबसे लेफ्ट कॉर्नर जो हुआ नीचे के बाएं तरफ को देखे। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो सेकंड क्या करना है, वहां से देखिए रीड द स्टिंग, स्टिंग मैंने बोला था, स्टिंग मैंने वर्टिकल लाइंस, तो वहां से वर्टिकल लाइंस ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर, तो लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के बोल रहा है वहां से स्टिंग मैंने खड़ी लाइनें जो है हमारी, ये जो खड़ी लाइनें दिख रहा है तो इसी को वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, उसे हमको पहले देखना है, ठीक है। फिर बोला है तीसरा रीड द नॉर्दिंग, नॉर्दिंग मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बताया था ना, ये सबको हॉरिजॉन्टल लाइन एट द बॉटम ऑफ द स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लोग को वर्टिकल लाइन देखना है, ऐसे ये वर्टिकल लाइन, देन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यही इसका स्टेप्स है, किसी भी लोकेशन को पता करना तो हम लोग सीखेंगे किस तरह से। देखिए एग्जांपल में मैंने बताया, तो लुक एट ए स्क्वायर है, जैसे हम लोग स्क्वायर ए देख रहे हैं, एक जगह एक स्क्वायर है, पॉइंट है स्क्वायर ए बॉक्स, द स्टिंग ऑन द लेफ्ट इज 30, देखिए यहाँ पे स्टिंग कौन सा है, ये इस तरफ ऐसे होता है, तो स्टिंग में देखिए ये क्या किस जगह में पड़ रहा है, 38 में पड़ रहा है, ठीक है, ये कहाँ पे पोजीशन है इसका 38, और नॉर्थिंग एट द बॉटम इज, और जो नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ हम लोग देख रहे हैं, उसका बॉटम कौन सा पड़ रहा है हमारा 55, ये कहाँ पड़ रहा है 55। तो सबसे पहले मैंने बोला था ना कि पहले ईस्टिंग को लिखते हैं फिर नॉर्थिंग को, तो इसको एक साथ कैसे लिखेंगे 38 और 58 को, पहले 38 फिर 58, तो इस तरह से इसका रेफरेंस हम लोग लिखते हैं। मैंने 4 फिगर, देखिए 4 डिजिट का होता है इसलिए 4 फिगर रेफरेंस इसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है लेफ्ट पर जो स्टिंग है, फिर उसके बाद बॉटम पर जो मेरा सबसे नॉर्थिंग है 55, उसको लिखेंगे, और टोटल रेफरेंस क्या होगा हमारा 38 55। तो याद रखना है 4 फिगर में हमेशा 4 अंक होते हैं, 4 डिजिट होता है, और पहले 2 स्टिंग होगा, पहला का 2 जो होगा वो स्टिंग होगा, बाद का 2 क्या हो जाएगा, नॉर्थिंग होगा। तो इस तरह से हम लोग 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस को हम लोग खोजते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, देखो मैं लिख दिया है, बस ध्यान रखना है कि टारगेट स्क्वायर का बॉटम लेफ्ट देखना है, हमेशा टारगेट स्क्वायर का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को पकड़ो और आंसर मिल जाएगा, उसी में से आपको आंसर सारा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं मैप को, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा किस तरह से लोकेट करते हैं लार्ज एरिया को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग का सवाल उठता है कि 4 फिगर से काम क्यों नहीं, मतलब 4 फिगर से काम क्यों नहीं चल रहा, वाई 6 फिगर, 6 फिगर क्यों चाहिए अब। तो 4 फिगर तो अभी पढ़े हम लोग, तो 6 फिगर क्यों चाहिए, तो ये समझते हैं क्योंकि देखिए 4 फिगर से गांव मिलता है, ठीक है, 4 फिगर जो हम लोग है उससे गांव पहाड़ ये सब मिलता है, लेकिन गांव के अंदर जो मंदिर हुआ, कुआं हुआ, वो नहीं मिलता। तो उसके लिए हम लोग को ये 6 फिगर का जरूरत पड़ता है, इसलिए हमें चाहिए 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, जो किसी एग्जैक्ट फीचर, समझ लीजिए जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, कुआं, मंदिर को लोकेट करता है, एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट करता है। तो इसको कैसे निकालना है, तो इसको कैसे निकालना है, तो पहले हम 4 फिगर वाले स्क्वायर को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो जैसे 4 फिगर वाला अभी मैंने बताया था, उसको हम लोग क्या करेंगे 10 बराबर भागों में बांटेंगे। देखो लिखा है मैंने, टू गेट अ 6 फिगर रेफरेंस वी टेक द 4 फिगर स्क्वायर एंड मेंटली डिवाइडेड इट्स लेंथ एंड विड्थ इनटू 10 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम 1 to 9। तो 10 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, उस जो भी बॉक्स है उसको 10 भागों में हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर हम बताते हैं कि वो पॉइंट किस हिस्से में, अब जो जहाँ पे वो पॉइंट पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया जूम करके पिक्चर समझा रहा हूँ, जैसे वो बॉक्स था, बॉक्स के अंदर जहाँ पे भी वो पॉइंट आएगा, जब 10 बराबर भागों में बांट लेंगे तो वो जो भाग हिस्सा आएगा, तो उसका हम लोग को पहले क्या बोले थे, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर देखना, बताया था ना मैंने, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, जैसे ये अगर स्क्वायर आया तो उसका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर देखना है। तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर का सबसे ईस्टिंग वाला पहले लिखते हैं, फिर नॉर्थिंग वाला, इसमें भी सेम केस होगा, पहले ईस्टिंग फिर नॉर्थिंग, ठीक है। तो 4 फिगर पहले समझ लीजिए, 4 फिगर हो गया आपका मोहल्ला, पूरा मोहल्ला एक ठो, और 6 फिगर हो गया मोहल्ले का एग्जैक्ट घर, तो वैसे ही हो गया 6 फिगर वाला, ठीक है। तो अब पॉइंट देखिए,
जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग बोल दे रहे 4 फिगर से गांव मिलता है, और पर 6 फिगर से उस गांव का एग्जैक्ट मंदिर या कुआं जिसको वेल मिलता है। ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक ना, ये ज़्यादा एक्यूरेट बताता है। 6 फिगर थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट लोकेशन बताता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। तो 6 फिगर क्या पूछेगा, तो लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे नेक्स्ट में किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट देखिए स्टेप बाय स्टेप 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस को समझते हैं। 4 फिगर तो समझे थे, इसको भी समझते हैं किस तरह से 10 इक्वल पार्ट्स में। देखिए मैंने यहाँ डिवाइड किया, एक पॉइंट मिला P, तो किस तरह से अब पॉइंट P को 6 फिगर में हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। तो स्टेप 1 क्या करना है, यहाँ पे स्टेप 1 में द बेस जिसको बोलते हैं, सबसे पहला 4 फिगर निकालना, जैसे मैंने सिखाया था 4 फिगर निकालने। तो फाइंड द बेस स्क्वायर ऑफ P, जो P है, जैसे यहाँ लोकेशन हुआ P का एक स्क्वायर निकालना है पहले इसको 4 फिगर में। तो द स्टिंग इज कितना हमको देखने को मिल रहा है, मेरा स्टिंग है यहाँ पे 25 और नॉर्दिंग कितना 75, क्योंकि हम लोग बोले थे कि ये हो गया बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को हम लोग को देखना, तो स्टिंग हो गया 25 और नॉर्दिंग हो गया 75। तो स्टिंग नॉर्थ ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है द थर्ड डिजिट। देखो द काउंट द टीनी सब डिजिट। आप देखो इसको हम लोग क्या किया सेकंड में करना क्या है, अब स्क्वायर तो हमको पता है, लंबाई चौड़ाई हमको पता है, यहाँ लेंथ और ब्रेथ। अब इसको 10 बराबर भागों में बांटे, इसको क्या करना 10 बराबर भागों में, देखिए यहाँ बगल में पिक्चर में हम लोग ने बांटा है इसको, ठीक ना। तो 6 पार्ट इधर से हो गया, ठीक है, और इधर से भी मैंने 5 पार्ट में बांटा है, ठीक है। तो इस तरह से बांट दिया है मैंने इसको। तो स्टिंग का जो घर है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, यहाँ पे मैंने 5 पार्ट लिख दिया है, ये एक्स एक्सिस की तरफ। तो 5 बराबर भागों में मैंने इसको बांटा है, मान लेना है। और वाई एक्सिस को मैंने 6 बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है, ये मान के चलना है। तो अब हमको ये जो P का लोकेशन है, ये जो P है, इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे था 25 है, यहाँ था 75, उसी को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, 25 से 26 को डिवाइड किया है, इधर 75 से 76 के बीच में, क्योंकि 75 से 76, तो इसी को जूम करके हम लोग यहाँ पे बगल में देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग को वैसे ही सेम रूल देखना है, पॉइंट P निकालना है। कैसे निकालना है, पहले स्टिंग देखेंगे, स्टिंग में मेरा यहाँ पे कितना पड़ रहा है। तो देखिए ये मैंने बोला यहाँ से यहाँ कितना 5 पॉइंट पड़ रहा है, 5 पार्ट, तो 5 आ रहा है, तो कितना 5 लिखना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, स्टिंग पहले था 38 बोल रहे 25 था, ठीक ना। तो 25 था, इसके पहले तो हम लोग का 25 था, तो 25 लिखेंगे, 25 था, और अभी कितना आया 5, तो ये हो गया, उसके साथ में लिखेंगे 255, ठीक है 255। अभी स्टिंग कितना हो गया 5। अब देखिए नॉर्दिंग में देखेंगे, नॉर्दिंग में हमारा कितना हो जाएगा, नॉर्दिंग में हमारा देखिए 75 था, तो 75 लिखना है। फिर कितना पार्ट्स में आया वो हमारा, तो हमारा वो 6 पार्ट्स में, कितना पार्ट्स में आया 6 पार्ट्स में, तो यहाँ पे 6 लिखना है, ठीक है। तो हमारा एक साथ इसको कैसे लिखेंगे, तो ये भी 3 डिजिट का बना, ये भी 3 डिजिट का बना, तो इसको एक साथ कैसे लिखते हैं, पहले हमको स्टिंग को लिखना है, ये हो गया स्टिंग वाला पार्ट, ये हो गया नॉर्दिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो नॉर्दिंग वाला पार्ट, तो पहले 255 स्टिंग लिखे, उसके बाद हम लोग को लिखना है 756, ठीक है 756। तो ये हो गया 6 फिगर ग्रिड लाइन। इस तरह से 6 फिगर ग्रिड लाइन हम लोग फाइंड करते हैं। तो समझ में आया होगा किस तरह से हम लोगों ने फाइंड किया। किसी भी एक लोकेशन का बड़ा एरिया पहले निकालेंगे 4 फिगर, फिर उसको जूम करेंगे, 10 बराबर 1 से लेकर 9 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे। तो जिस पार्ट में आएगा उसको हम लोग को पहले नॉर्दिंग वाला को लिखेंगे, नॉर्दिंग का लिखे, फिर जूम वाला पार्ट में जो नॉर्थ स्ट्रिंग है, सॉरी पहले स्ट्रिंग वाला को लिखेंगे 25 जो 4 फिगर में था, फिर जूम करने के बाद जो स्ट्रिंग में आया पार्ट उसको लिखना साथ में। फिर नेक्स्ट उस वैसे ही सेम नॉर्दिंग में 75 था, 75 लिखे, और नॉर्दिंग में इधर कितना पार्ट में डिवाइड किया 6, तो 6 को लिखेंगे और सबको एक साथ जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 255 756। तो यही हो गया 6 फिगर रेफरेंस, इसी को बोलते हैं 6 फिगर रेफरेंस। तो ये हो गया जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ 255 756, फाइनल आंसर यही होगा। किसी भी पॉइंट को हम लोग को निकालना है, तो पहले पहले 2 डिजिट स्ट्रिंग के, तीसरा डिजिट होता है उनके अंदर का हिस्सा। तो पहला 2 डिजिट होता है समझ लीजिए स्ट्रिंग का, और वो जो अंदर का होता है वो तीसरा जो डिजिट होता है, ये तीसरा डिजिट वो होता है अंदर का हिस्सा। फिर 2 डिजिट नॉर्दिंग का, फिर चौथा जो तीसरा जो डिजिट होता है उसके अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 फिगर ग्रिड लाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
समझ में आ गया होगा किस तरह से किसी भी छोटे एरिया का हम लोग ग्रिड लाइन से हम लोग पता करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हमें अनलॉकिंग मैप स्केल। तो अनलॉकिंग मैप स्केल, तो अब आते हैं मैप स्केल। तो हम लोग समझते हैं आईसीएससी के जो टोपोसिट टोपोसिट में हम लोग को देखने को मिलता है 1:50,000 स्केल पर होता है हमेशा। आईसीएससी में जो होता है हम लोग को देखने को मिलेगा 1:50,000 में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर मैप पर 50,000 सेंटीमीटर। माने हम लोग मैप में जो 1 सेंटीमीटर लिखते हैं वो 50,000 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर बोलिए, और मीटर में बोलेंगे तो 500 मीटर, ठीक है ना, के बराबर होता है। तो जो भी जमीन होता है वो 1 सेंटीमीटर को समझना होगा 50,000 सेंटीमीटर, या मीटर में 500 मीटर होता है। तो इसका मतलब यही होता है। तो वही मैंने लिखा डेफिनेशन क्या है, स्केल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। तो ये क्या बताता है? मैप डिस्टेंस, ये हो गया वन मैप डिस्टेंस, एंड ये हो गया ग्राउंड डिस्टेंस। तो इसी को डिफाइन करता है। तो सबसे बड़ा देखिए, अब ये हो गया एक चीज समझिए, यहाँ पर मैंने यहाँ बताया 2 सेंटीमीटर मैप वर्ल्ड में। तो 2 सेंटीमीटर द रूल ऑफ रिमेम्बर। तो एक याद रखना, 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, मैप में अगर 2 सेंटीमीटर लिखा है मतलब 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में कितना किलोमीटर होगा? वो 1 किलोमीटर होगा। ये चीज याद रखना है। तो इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक ना। तो 500 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1000, और 1000 मतलब ये कितना? 1 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर, समझ लेंगे से सारा मैप समझ में आ जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 किलोमीटर। तो ये रट लीजिएगा, ये हर सवाल में काम आएगा आप लोग को, जितना भी सवाल बनाएंगे। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से। तो यही था, स्केल का मतलब है कि अगर तुम मैप पर 2 सेंटीमीटर चलते हो तो असल जिंदगी में तुम कितना चलोगे? 1 किलोमीटर चल चुके होगे। अगर मैप पे तुम 2 सेंटीमीटर चल रहे हो तो समझ लीजिए रियल लाइफ में वो कितना चलेगा? 1 किलोमीटर चले होगे। ये है इसका मतलब। तो स्टैंडर्ड यूनिट आईसीएससी का यही रहता है, वही मैंने बताया 1 यूनिट इक्वल टू 50,000 यूनिट्स होता है ग्राउंड में। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा अनलॉकिंग मैप स्केल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द लैंग्वेज ऑफ कलर्स। कलर्स का कलर कोड मैट्रिक्स हम लोग समझते हैं। तो ये क्या करता है, आप देखते रंगों का परिभाषा भाषा जो समझते हैं। टोपोसीट में रंग बहुत कुछ बताता है। तो जैसे ब्लैक, पहला है ब्लैक। तो ब्लैक में काला। जगहों के नाम जैसे लिखा नेम ऑफ द प्लेस, ड्राई स्ट्रीम्स, रेलवे लाइंस एंड टेलीफोन्स, टेलीग्राफ लाइन, ठीक है। तो मतलब जगहों के नाम हो गया, सूखा नदी हो गया, ड्राई स्ट्रीम जिसको सूखा नदियाँ बोल दिया, रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन, ये सब ब्लैक कलर से दिखाया जाता है। ब्लू लाइन नेक्स्ट है, ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन में क्या क्या हो सकता है? जैसे ये हो गया परनेरियल वाटर बॉडीज, पेरेनियल वाटर बॉडीज हो गया, रिवर्स टैंक्स हो गया दैट हैव वाटर ईयर्स राउंड, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब है सदाबहार पानी जो बहता रहता है। तालाब हो गया। तो परनेरियल मतलब तालाब समझ लीजिए, वाटर बॉडीज में रिवर्स हो गया टैंक, वही बताया है। तो ब्लू लाइन से इसको बताया जाता है। ग्रीन लाइन में डार्क ग्रीन इंडिकेट्स फॉरेस्ट वेयर लंबरिंग इज अ मेन एक्टिविटी। मतलब बोल रहा है कि गहरा हरा जो है वो जंगल, जहाँ लकड़ी काटने का काम होता है ना, वही बोल रहा है यहाँ पे, लकड़ी काटने का काम। तो ग्रीन रंग से किया जाता है। ब्राउन हो गया कंटूर लाइन, जिसको शोइंग द हाइट्स ऑफ द लैंड, जिसको बोलते हैं कंटूर लाइन, माने ऊंचाई दिखाने वाली लाइन को बोलते हैं, ऊंचाई हाइट दिखाने वाली लाइन को बोलते हैं ब्राउन लाइन से। और रेड हो गया आपको ग्रिड लाइन, जो स्टिंक्ट एंड नॉर्थिंग, जो मैंने बताया ग्रिड लाइन बोलते हैं, रेड लाइन हो गया ग्रिड लाइन। तो कलर को ध्यान से देखना था, और मैप खुद आपसे मतलब बोलते हैं ना कि समझ में आ जाएगा पूरा। कलर को अच्छे से देखोगे तो मैप पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो समझ में आ गया होगा। काला हुआ मरा हुआ, मतलब समझ लीजिए मरा हुआ चीज, काला मरा हुआ सूखा, अगर याद रखना ट्रिक से। तो नीला हो गया जीवित, एक टाइप का पानी। हरा हो गया पेड़। भूरा हो गया पहाड़, एक टाइप का, हाइट में वही होता पहाड़। और लाल हो गया जाल, एक टाइप का बिछा हुआ ग्रिड लाइन, ठीक है। तो आशा करो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स। तो अब सबसे ये मजेदार हिस्सा है सिंबल्स का। तो मैं मैप पर हर चीज को एक खास निशानी से दिखाते हैं हम लोग।
तो जैसे कॉजवे, पहला है कॉजवे। तो जैसे कॉजवे मैंने उठा उठा इस टाइप का लाइन रहता है, रेज्ड मेटल्ड रोड ओवर ए नॉन पेरेनियल स्ट्रीम और मर्सीला एरियाज, ठीक ना, मतलब होता है उठा हुआ सड़क को सूखा नदी को बनाया हुआ दिखाया जाता है इसमें। और दूसरा रेलवे लाइंस, ब्रॉड गॉज और मीटर गॉज, RS और 4 रेलवे स्टेशन, RS जो है रेलवे स्टेशन से, तो रेलवे लाइंस हो गया, ये सारा हो गया इसमें बिछा हुआ, ये पिक्चर सिंबल से इस तरह से दिखाया जाता है। अब आ गया नेक्स्ट, ट्रीज और ग्रास हो गया यहाँ पर ही जिस तरह से दिखाया जाता है। फिर सेटलमेंट्स हो गया, रेड ब्लॉक्स एंड ग्रेव यार्ड दिखाया जाता है इस तरह से। तो ये हरा हरा धब्बा दिखाएगा ट्रीज में, और ये सेटल में लाल ब्लॉक करके दिखाएगा, ब्लॉक ब्लॉक टाइप का, ये बस्तियां, ब्लॉक मैंने बस्ती सब दिखाएगा, ग्रेवयार्ड में कब्रिस्तान टाइप का दिखाएगा। फिर रोड्स आ गया, रोड्स को इस तरह से दिखाता है, मेटल्ड वर्सेस अनमेटल्ड। तो इस तरह से रोड्स को दिखाया जाएगा, मैंने पक्का, मेटल मैंने पक्का, मेटल मैंने पक्का, और ये कच्चा। तो इस तरह से कच्चा को और पक्का को दिखाया जाता है रोड को, ठीक है। और PO PTO PS मैंने एब्रीविएशन है, छोटा शॉर्ट फॉर्म है। PO मैंने पोस्ट ऑफिस, PTO पोस्ट एंड टेलीग्राफ, PS मैंने पुलिस स्टेशन। तो इस तरह से छोटे छोटे सिंबल्स और साइंस में दिखाया जाता है। और नीचे जैसे लिखा है, ये सिंबल मैप की अल्फ़ाबेट है, एक टाइप का मैप का अल्फ़ाबेट है। एक बार इनको याद कर लिया तो मैप पढ़ने के लिए एक कहानी पढ़ने जैसा हो जाएगा, मतलब इसको पढ़ने सीख गए तो एक अच्छे से जैसे कहानी को पढ़ लेते हो वैसे मैप को भी आप लोग पढ़ लोगे अच्छे तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंबल साइंस तो समझ लिए हम लोग। नेक्स्ट है कंटूर एंड हाइट्स। तो 3D में 3D में इन 3D सीइंग इन 3D। तो अब 3D देखना सीखते हैं, किसे 3D देखते हैं, कंट्रोल लाइन को, ठीक है ना। तो कंट्रोल लाइन वो लाइन है जो बराबर ऊंचाई वाली जगहों को जोड़ती है। तो जो बराबर ऊंचाई में जगह है वो सबको जोड़ता है कंट्रोल लाइन, ठीक है। तो लिख दिया है यहाँ पे, कंट्रोल ब्राउन लाइंस जॉइंट प्लेस्ड ऑफ इक्वल हाइट्स। ये जो ब्राउन लाइंस दिख रहा है हम लोग को, ये वो सारा इक्वल हाइट को क्या कर रहा है, एक साथ जोड़ रहा है, ठीक है। खड़ा खड़ा लाइन सब दिख रहा है, ऊंचाई सब, ये सबको क्या कर रहा है, एक इक्वल लाइन में देखो जोड़ रहा है, ठीक है। अब अगर लाइन जितना पास में होगा, देखिए लाइन, अगर लाइन पास पास है तो ढाल तेज है, मतलब समझिए ये जो लाइन सब है ना, देखिए लाइन अगर पास पास में आ रहा है, ये जो लाइन सब पास पास में है, देखिए ये लाइन पास में है, मतलब समझिए उसका जो ढाल है व्हाइट जो है वो उसका ढाल बहुत तेज है, इससे हम लोग ये समझते हैं। अगर दूर दूर होगा तो ढाल हल्का होगा, जैसे ये दूर में है तो ढाल यहाँ पे क्या हो गया, हल्का हो गया। तो पास पास में अगर रहेगा जो लिखा जो कंट्रोल लाइन, तो समझ लीजिएगा वो ढाल ज्यादा है, और दूर में रहेगा तो ढाल हल्का है। स्पॉट हाइट देखिए, अब यहाँ पे स्पॉट हाइट है, स्पॉट हाइट मतलब अ डॉट फॉलोड बाय नंबर, डॉट फॉलोड बाय नंबर, एग्जाम्पल डॉट 300 लिखा हुआ है मैंने नंबर्स में। इंडिकेट एलिवेशन ऑन द टॉप मैप, एक एलिवेशन माने ये किसी पॉइंट का एग्जैक्ट ऊंचाई, जैसे हो गया 300 मीटर बताता है, एग्जैक्ट ऊंचाई बताता है, ठीक ना। तो वही हो गया स्पॉट हाइट। और ट्रायंगुलेटेड हाइट जिसको बोलते हैं, त्रिकोण निशानी से दिखाई देते हैं, मतलब त्रिभुजाकार आकृति से दिखाया जाता है। ट्रायंगल फॉलोड बाय नंबर, इसको डेल्टा, ये डेल्टा का साइन है, इसको ट्रायंगुलर साइन भी बोलते हैं। इससे दिखाया जाता है कि एक्यूरेट सर्वेड हाइट है, माने एक्यूरेट सर्वे माने एक्यूरेट सर्वे करके दिखाता है ये ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर लाइन। तो ये था स्पॉट हाइट और ट्रायंगुलर हाइट और कंट्रोल लाइन, ठीक है। तो कन्फ्यूजन को दूर रखना है कि कन्फ्यूजन क्या देखना, स्पॉट लाइन समझ लीजिए, स्पॉट हाइट जो है बस एक डॉट है, स्पॉट हाइट मतलब एक डॉट जो रिकॉर्डेड एलिवेशन को रिकॉर्ड करता है। और पीक पहाड़ की चोटी दोनों अलग है, फिजिकल है, ठीक है ना। अब पीक हो गया, देखिए यहाँ पे सोन बाय क्लोज कंट्रोल ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप बता दिया था मैंने, ये जमीन की ऊंचाई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा 3D में किस तरह से हम लोग समझेंगे कि ढाल के बारे में समझे, और स्पॉट हाइट क्या है, ट्रायंगुलेटेड हाइट क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो हम लोग कुछ नोट्स मेमोरी टिक्स याद कर लेते हैं जो कि ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी बातें जो स्टूडेंट लोग को याद रखना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे बताया है स्लाइड में। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, स्टिंग हमेशा पहले होना चाहिए, इससे कभी भूलना नहीं है, स्टिंग हमेशा पहले होगा, इसको कभी भूलना नहीं है। अब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये जो मैंने बताया, ठीक है। वॉक बिफोर यू फ्लाई, पहले बोले एक्स एक्सिस की तरफ, पहले एक्स एक्सिस फिर नॉर्थ, ठीक है, ये एल से याद रखना, आपको याद रहेगा। और थर्ड 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, जो मैंने बताया। ये तीन चीज़ आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना।
कंट्रोल लाइन का भी पता है, कंट्रोल लाइन मतलब पता है ना, जितना पास होता है उतना वो खड़ा ढाल होता है, और जो जितना दूर होता है कंट्रोल लाइन उतना ढाल कम होता है। और ब्लू लाइन हमेशा पानी का बताता है, ब्लैक लाइन स्ट्रीम बताता सूखा नदी का। ये सब चीज़ याद रखना है, इजी रहेगा। तो न तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मिस्टेक्स क्या क्या होता है वही बताया है, तो वही जो मिस्टेक्स आप लोग करेंगे वो बता दिया। पहले नोट्स को लिख लेता बहुत जन, तो वो नहीं करना, ये सब मिस्टेक्स नहीं करना है। और अज्यूम है ब्लैक लाइन स्ट्रीम इज फ्लोइंग रिवर, ब्लैक लाइन को रिवर समझ लेता है, वो भी नहीं करना है। ऑलवेज राइट हम बता दिए, स्ट्रिंग को लिखना है। और ब्लैक इंडिकेट हमेशा ड्राई करता है, ब्लू हमेशा वाटर बॉडीज को दिखाता है। स्पॉट हाइट इज अ फिजिकल पीक, स्पॉट हाइट हमेशा फिजिकल पीक ऑफ ए माउंटेन का बताता है, नहीं बताता, ठीक ना, ये स्पॉट हाइट बताता है। जस्ट रिकॉर्डेड एलिवेशन, ये हमेशा है ना रिकॉर्डेड एलिवेशन डॉट से बताता है, ये डॉट से रिकॉर्डेड एलिवेशन आता है, ये चीज़ याद रखना है, ये सब मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट रिवीजन एक बार देख लेते हैं कि लोकेट ग्रिड लाइन, तो 4 फिगर और 6 फिगर में मेजरिंग स्केल हो गया 1:50,000 स्केल, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर। और ये दो ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए, ये तो ठीक है, समझ लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट मैंने दिया है, इसको फिल करिएगा आप लोग अच्छे से अगर वीडियो देखे होंगे तो ये सब आप लोग आराम से कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट ये मैंने पहला पार्ट था, तो इसी तरह का पार्ट मैं लाता रहूँगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो मैं इसे 10-11 पार्ट में क्लियर करूँगा अच्छे से, धीरे धीरे छोटा छोटा टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अगर कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा भी दूंगा। तो पार्ट 2 के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के थैंक यू, बाय बाय।